बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम ऑनलाइन फर्स्ट ईयर की क्लासेस में हमारा चैप्टर है सप्लाई और आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले बच्चे हमने सप्लाई का चैप्टर जो है वो उसमें थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसमें जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। उसके बाद हमारा सेशन एमसीक्यूज़ का होता है वो हमने मुकम्मल किया और लास्ट किसी भी चैप्टर का लास्ट हमारा जो सेशन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इससे पहले भी हमने लेक्चर में किए हैं और जो सप्लाई के रिमेनिंग है इंशाल्लाह जब हम वो डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बेटे आपको पहले भी हम इसमें हिदायत देते रहते हैं। अभी आपको यही समझाना है कि ये बहुत ही अहम पोर्शन होता है हमारे पेपर का और तकरीबन 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि टू दी पॉइंट आपने जवाब देना है। रिक्वायर्ड आंसर जितना भी है आपने मुकम्मल लिखना है। गैर ज़रूरी तफसील से आपने जो है वो अवॉइड करना है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया होता है और कुछ नहीं होता। तो इसमें हम सप्लाई के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो अभी तक हमने किए हैं उससे आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है बेटे हमारा कि what is difference between rise and fall and rise of supply। क्वेश्चन है आज कि what is difference between rise and fall of supply। रसद के गिरने और चढ़ने में क्या फ़र्क होता है। ये पेपर में बेटे यही क्वेश्चन 2017 के पास पेपर में ये पूछा गया है। ये बुनियादी तौर पर जो है इसमें हमें 3 तरह के क्वेश्चन नज़र आते हैं। एक क्वेश्चन तो इसमें ये हो सकता है कि जैसा ये बना हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। इसके अलावा बेटे इसमें सिर्फ आपसे राइज का क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है और फॉल ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन जो है ये अलग से पूछा जा सकता है। जैसा कि इसके बाद एक सवाल है कि व्हाट इज़ मेंट बाय राइज ऑफ सप्लाई 2016 में ये सवाल, इसी में से एक सवाल जो है वो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ मेंट बाय फॉल ऑफ सप्लाई। रसद के गिरने का क्या मतलब होता है। और ये सवाल बेटे पूछा गया है 2016 में। ये बेसिकली ये जो सवाल है ये इसी सवाल का एक हिस्सा बनता है। आपके सामने दोनों सवाल लिखने का मकसद ये है कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये सवाल हमसे इस सूरत में भी पूछा जा सकता है, इस सूरत में भी पूछा जा सकता है। यानी डिफरेंशिएट राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई ये क्वेश्चन हो सकता है, या राइज ऑफ सप्लाई अलग से सवाल हो सकता है, फॉल ऑफ सप्लाई अलग से हो सकता है। जैसा कि फॉल ऑफ सप्लाई का 2016 के पास पेपर में जो सवाल पूछा भी गया है। इसमें बेटे जब आप से वो सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन राइज एंड फॉल, एक होता है व्हाट इज़ राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, उसको थोड़ा सा आपने और एंगल से डिफ़ाइन करना है। राइज एंड फॉल में डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो वो आपने और एंगल से करना है। ये आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि आपसे डिफरेंस ना पूछे, सिंपली आपसे ये सवाल पूछे, ये डिफरेंस हटाकर पूछे कि व्हाट इज़ राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, तो आपने उसमें बताना है बेटे कि when there is a change in supply not due to price but due to some other factors like population, fashion, income is called rise and fall of supply।
इसमें हमने कोई इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं की, हमने जस्ट चेंज की बात की है। फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि सवाल अगर आपसे डिफरेंस ना हो, सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज़ राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, कि रसद का बढ़ना और गिरना जो है, चढ़ना और गिरना क्या होता है, तो उसमें आपने लिखना है कि व्हेन देयर इज़ चेंज इन सप्लाई not due to price but due to some other factors like population, income, fashion is called rise and fall of supply। इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। चेंज का मतलब होता है राइज भी और फॉल भी। अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, तो फिर आपने अलग अलग राइज अलग बताना है। आपने ये बताना है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स इज कॉल्ड rise of supply, and when decrease is supply not due to price but due to some other factor is called fall of supply। ये आपका इस तरह से आपने लिखना है। और उसी में से एक सवाल यहाँ पर भी आपको लिखा गया है, इसमें सिर्फ बेटे बात फॉल ऑफ सप्लाई की गई है, रसद के गिरने की। इसमें सिर्फ आपने अपना मतलूबा जवाब लिखना है, कोई गैर ज़रूरी तफसील। इसका जवाब सिर्फ आपने इतना ही लिखना है कि डिक्रीज इन सप्लाई नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स लाइक population, income, fashion is known as fall of supply। बेटे आपने ये इतना ही लिखना है। अब ये मैंने आपके सामने जो जवाब लिखा है ये है फॉल ऑफ सप्लाई का। अगर आप इसकी जगह पे इंक्रीज़ लिख दें, इंक्रीज़, तो ये सवाल आपका हो जाएगा राइज ऑफ सप्लाई। और अगर आपसे फ़र्क पूछा जाए तो पहले आप ये लिख दें, उसके बाद आप यहाँ पर इंक्रीज़ करके राइज ऑफ सप्लाई लिख देंगे तो सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने लिखना है कि जो सवाल जिस सेंस में आपसे पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है आपने उसका उतना ही जवाब देना है। अगर राइज ऑफ सप्लाई पूछा गया है तो सिर्फ आप राइज ऑफ सप्लाई लिखें, फॉल ऑफ सप्लाई पूछा गया है तो सिर्फ फॉल ऑफ सप्लाई की बात करें। दोनों की बात हुई है तो आप तब जो है वो दोनों का जवाब दें, अदरवाइज़ आपने सिर्फ उतना ही जवाब देना है जितना आपसे पूछा जा रहा है जी। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन है बेटा डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको हम ES लिखते हैं। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इससे पहले आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपको समझाने के लिए कि QS इज़ द फंक्शन ऑफ P, इसे हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं। इसमें प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सप्लाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम ये देखते हैं कि जब प्राइस में चेंज हो और उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में भी चेंज आए तो हम इसे कहते हैं कि देयर इज़ इलास्टिसिटी इन सप्लाई। या आप इसको मज़ीद अगर सिंपल लिखना चाहें तो आपने सिर्फ लिखना है कि व्हेन देयर इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज़ द नेम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी रसद के फैलाव और सुकड़ाव का नाम जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। क्योंकि अब जब हम इसको इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंज करते हैं उसकी वजह से सप्लाई में भी चेंज आता है। अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस को कम करेंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी।
और प्राइस की वजह से जब सप्लाई में चेंज आए तो उसे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। अब उसमें जो है आपने जब सिर्फ डिफाइन में आप ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज़ चेंज या देयर इज व्हेन एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई इज सिंपली नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और दूसरा इसका तरीका है बात करने का, एक जवाब देने का, कि रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें जो है आपने देखना है कि प्राइस में क्या परसेंटेज या क्या रेशो नेचर है और उसकी वजह से सप्लाई में क्या है, इन दोनों के रिलेशन को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहा जाता है। उसके बाद बेटा सवाल आपका है कि मार्केट व्हाट इज़ मेंट बाय मार्केट सप्लाई 2019 के और शॉर्ट रन में आपको मार्केट सप्लाई यानी डेली सप्लाई और शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड तीनों सप्लाई के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये आंसर लिखने में आपको आसानी हो। बेटे जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो सप्लाई है इसको हम तीन सूरतों में बताते हैं। एक है जिसको हम मार्केट सप्लाई डेली सप्लाई कहते हैं, या एक है शॉर्ट टर्म सप्लाई, और तीसरी है बेटा लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन सप्लाई भी आप इसे कह सकते हैं। ये तीनों सप्लाई की फॉर्म्स हैं। इनमें बुनियादी तौर पर फ़र्क ये होता है कि जो हमारी मार्केट सप्लाई है डेली की सप्लाई, इसका अरसा इतना कलील होता है कि अगर प्राइस की वजह से ये इनइलास्टिक होती है। प्राइस में चेंज आए, प्राइस इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, मार्केट सप्लाई इसको बाज़ारी अरसा की रसद कहते हैं, इसको बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर वो अशिया जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता उनकी सप्लाई जो है वो मार्केट सप्लाई होती है, कम होती है। इसके अलावा दूसरा जो है शॉर्ट पीरियड, इसमें सेलर के पास इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी कैपेसिटी होती है, इतना उसके पास अरसा होता है कि अगर सप्लाई बढ़ जाए तो वो, अगर प्राइस बढ़ जाए तो वो सप्लाई में इजाफा कर सकता है, उसके पास इतना वक्त होता है। और जो तीसरी है लॉन्ग रन सप्लाई में तो वो अपने फिक्स फैक्टर्स को भी वो चेंज कर सकता है, वेरिएबल, उसके पास इतना वक्त होता है, इतना तवील अरसा होता है कि वो अपने प्रोडक्शन फंक्शन के साइज़ को भी चेंज कर सकता है। तो ये तीनों में बुनियादी फ़र्क ये है, इसकी सप्लाई फिक्स होती है, इसे प्राइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, इसमें इतनी इलास्टिसिटी मौजूद है कि इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। और जो लॉन्ग रन है ये तो इसमें इतना अरसा होता है कि उसके तमाम जो फिक्स वेरिएबल हैं वो फिक्स फैक्टर जो हैं वो वेरिएबल फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद ये सवाल जिन सूरतों में बेटे आ चुका है आपको ये बता दूं। पहले तो ये जो है शॉर्ट टर्म सप्लाई, ये 2017 के पेपर में ये पूछा गया है ये सवाल, और उसके बाद इन दोनों का ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस जो है ये 2018 के पेपर में ये पूछा गया है सवाल। तो इसको आपने इसी तरीके से याद करना है। जब आप तीनों याद कर लेते हैं, अगर दो में फ़र्क आ जाता है तो भी आपके लिए आसान है लिखना, अगर आप इंडिविजुअली आपसे ये सवाल पूछा जाए तो भी आपके लिए आसान है इसको लिखना जी। उसके बाद बेटे एक क्वेश्चन है कि राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करने के लिए हम किन फैक्टर्स को कांस्टेंट अजूम करते हैं, क्योंकि अजम्पशन जो हैं ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम
इकोनॉमिक लॉज को प्रूव करने के लिए हम इन्हें कांस्टेंट अजूम करते हैं। उसमें आप 2-3 लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन टेक्निक चेंज ना हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बदलें, और रॉ मटेरियल मशीनरी प्राइसेस सेम रहें, और इसके अलावा टैक्स पॉलिसी चेंज ना हो। तो आप ये दो जब आप लिखते हैं, ये फंक्शन जब आप ये आप अजम्पशन जब आप लिखेंगे 2, 3, 4 कम अज़ कम आपने लिखने हैं, जिस तरह प्रोडक्शन टेक्निक डजंट चेंज, वो तब्दील ना हो, उसके अलावा टैक्स पॉलिसी सेम रहे, मशीनरी की प्राइसेस सेम रहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेम रहे। इसके बाद बेटा एक सवाल है कि हाउ मैनी चेंजेस आर देयर इन सप्लाई, हाउ मैनी चेंजेस आर देयर इन सप्लाई, और ये MCQ में भी हमने डिस्कस किया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। एक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज़ ड्यू टू प्राइस, एंड सेकंड वन इज़ राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है कि मूवमेंट ऑफ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। ये सवाल 2019 में पूछा गया। एक सब है बेटे मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, और दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। इनमें बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क होता है, ये सवाल है। तो बेटे इससे पहले आपने पढ़ा है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड राइज एंड फॉल। अब जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है वो कर्व की मूवमेंट है। ये देखें आप, ये सप्लाई कर्व है, ये QS प्राइस, ये सप्लाई बढ़ेगी तो ये इस तरफ मूव किया जाएगा, सप्लाई कम होगी तो ये कम, यानी कि मूवमेंट ऑन सेम डिमांड सेम सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के पर जो जब प्राइस की वजह से चेंज आती है, जिससे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, इसी का नाम जो है वो मूवमेंट ऑन सेम सप्लाई कर्व। और दूसरी बात जो है शिफ्टिंग के हवाले से, शिफ्टिंग बुनियादी तौर बेटे राइज एंड फॉल को कहा जाता है। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस प्राइस आपने प्लॉट करनी है, ये सप्लाई, ये आपका सप्लाई कर्व है। जब ये राइट पे शिफ्ट होगा तो राइज इन सप्लाई, लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा तो फॉल इन सप्लाई। ये तो आपको यहाँ समझाने के लिए कहा है। जब आपने इसका आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन there is a movement of supply on same supply curve. This is called movement on supply curve, and shifting of supply curve mean the rise and fall of supply. In case of rise, supply curve shift rightward, and in fall of supply curve shift leftward. तो आपने इसका ये जवाब लिखना है। उसके बाद बेटा है कि क्वेश्चन है, ये हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की उसको मेजरमेंट के हवाले से हमारे पास 3 जो है वो ऑप्शन मौजूद होते हैं। ES इज़ इक्वल टू 1, ES इज़ लेस देन 1 एंड ES इज़ ग्रेटर देन 1। ये 3 सवाल ये बेटे अलग से जहाँ पूछे गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में भी आ चुका है। देखें, जब हम यूनिटरी मेथड की बात करते हैं तो यूनिटरी मेथड के 3 स्टेप हैं। ES इज़ इक्वल टू 1, ES इज़ लेस देन 1 एंड ES इज़ ग्रेटर देन 1। और इनमें से लेस देन 1 जो है ये पास पेपर में 2016 के पास पेपर में जो पूछा गया सवाल, 2016 ये पास पेपर का सवाल है। इसमें बेटे 3 सवाल बनते हैं। तला है रसद की लचक इकाई के बराबर, रसद की लचक इकाई से कम और रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। ये इसका क्या मतलब होता है? तो शॉर्ट में भी हमने पढ़ा है, इससे पहले लॉन्ग में भी आ चुका है।
कि फंक्शन हमारे पास इन तीनों को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक ही फंक्शन को बेस बनाते हैं, QS इज़ द फंक्शन ऑफ P। अब इस फंक्शन में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। अब तीनों हमारे ऑप्शन यहीं से बनते हैं कि जब प्राइस में चेंज और सप्लाई में चेंज सेम रेट से होगी, सेम रेशो से होगी, तो फिर होगा ES इज इक्वल टू 1, रसद की लचक इकाई के बराबर। और जब लेस ES लेस देन यूनिट का मतलब है, लेस देन 1 का मतलब है लेस इलास्टिक। जब प्राइस ज़्यादा चेंज हो, सप्लाई में कम चेंज हो, तो ES विल बी लेस देन 1। और ग्रेटर देन 1 का मतलब है मोर इलास्टिक। जब सप्लाई ज़्यादा रेट से चेंज हो, प्राइस में चेंज हो और सप्लाई उससे ज़्यादा रेट से बदले, तो उसे हम कहेंगे ES इज़ ग्रेटर देन 1। ये 3 सवाल बेटे ये आपसे एक ही इसमें से बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि डिफाइन फिक्स सप्लाई, यानी कांस्टेंट सप्लाई या फिक्स सप्लाई क्या होती है। व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड सप्लाई, जी, व्हाट इज मेंट बाय फिक्स सप्लाई के कांस्टेंट सप्लाई। कांस्टेंट सप्लाई ऐसी होती है बेटे कि जिसमें जो प्राइस रिलेट नहीं करती और उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आती। प्राइस कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये कर्व जो है ये वर्टिकल रहता है, ये सप्लाई कर्व है। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जहाँ प्राइस लेते हैं, जहाँ पर सप्लाई प्लॉट करते हैं, तो ये है फिक्स सप्लाई। और फिक्स सप्लाई ज़्यादातर पेरिशेबल गुड्स की होती है, जो कि ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं, जिन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता। ये 2017 के पास पेपर में जो बेटा क्वेश्चन पूछा गया है 2017। तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपने इसका जवाब देना है कि व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई at any price, this is known as fixed supply, and in this case, in case of fixed supply, the slope of supply curve is vertical, कि उसका जो कर्व है वो अमूदी होता है। उसके बाद बेटे एक क्वेश्चन और है कि डिफाइन परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, परसेंटेज मेथड सेम है। सिर्फ उसमें आपने जब डिमांड के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है तो डिमांड की बात करनी है, जब सप्लाई के लिए करना है तो सप्लाई की बात करनी है। इसको हम यूँ लिखते हैं जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आप ऐसे लिखेंगे और इससे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे, फिर फार्मूला लिख देंगे। डिफ़ाइन भी आप इसी को करना है। परसेंटेज मेथड रेफर द रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। This is known as percentage method of measuring elasticity of supply। के कीमत में फ़ीसद तब्दीली से मिकदार रसद में जो फ़ीसद तब्दीली आती है, उस रेशो को, उस शरह को फ़ीसद का तरीका कहा जाता है। वो लिखने के बाद आप इसे जो है उर्दू इंग्लिश दोनों अगर स्टूडेंट यही फार्मूला लिख दें तो भी ठीक है। अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो रसद की लचक लिखने के बाद ऊपर आप लिखेंगे मिकदार रसद में फ़ीसद तब्दीली,
बेटे लिखेंगे कीमत में फ़ीसद तब्दीली। तो ये बेटे हमारा सप्लाई का चैप्टर है। इसमें से जो है जो शॉर्ट आपके पास पेपर में पूछे गए हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं, जो MCQs पूछे गए हैं वो भी हमने इसमें से डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हमारा सप्लाई का चैप्टर मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो मार्केट के हवाले से है। उसका थोड़ा सा तारुफ मैंने आपको पहले भी इससे पहले सप्लाई के चैप्टर में भी दिया था। अब हम डिमांड का चैप्टर और सप्लाई का चैप्टर यानी दोनों फंक्शन को एक ही वक्त में इसको हम डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह वो हमारा अगला लेक्चर होगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।